पार्ट 5 में आपने सुना था कि राजासा को गंगा के पिता के बारे में जानकारी मिल जाती है और वो राजासा के कट्टर विरोधी की बेटी होना भी मालूम पड़ जाता है। अब आगे राजासा को जैसे ही मालूम पड़ जाता है कि गंगा उसके विरोधी की बेटी है तो उसका दिल धक धक करता है। कभी सोचा न था राजासा ने कि समय ऐसे पलट कर आएगा। तभी राजासा तिल मिलाकर दोबारा से आदित्य राज को कॉल लगाते। उधर से आवाज़ आती, हेलो राजासा खम्माघनी। तभी राजासा गुस्से से कहते, आदित्यराज तुम्हें अभी के अभी उज्जैन से लौट कर आना होगा। तभी आदित्यराज सवालिया अंदाज में पूछता है, मगर क्यों राजासा? इस पर राजासा दोबारा से अपने कड़क लहजे में कहते, क्यों क्या? ऐसे सवाल जवाब मत कर, चुपचाप जितना जल्दी हो उतने जल्दी वहाँ से निकल जाओ। इस पर आदित्यराज को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी कहता है, राजासा मुझे माफ़ कर दो आपके ऑर्डर की अवहेलना करने के लिए, लेकिन मैं अभी राजस्थान नहीं आ सकता हूँ करके वो फ़ोन कट कर देता है। आदित्यराज की ऐसी हरकत देखकर राजासा को और गुस्सा आता है। उज्जैन इधर गंगा अपनी सायली से कहती है, सायली चले, अब हमारे पास पैसे आ गए हैं तो बच्चों के लिए राशन और कुछ अन्य सामग्री लेकर आते हैं। इस बार सायली भी उसकी बातों से सहमत होते ही हाँ में गर्दन हिलाती है। फिर दोनों सहेलियाँ तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकल रही होती है कि जितने में आदित्यराज अपनी गाड़ी और अन्य एक गाड़ी को लेकर गंगा के घर के सामने आ जाता है। गंगा आदित्यराज को देखकर अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, ये क्या करने आए हैं यहाँ पर? तभी आदित्यराज गंगा के घर के अंदर जाकर अपने असिस्टेंट गोविंद को कहता है, गोविंद वह दूसरी गाड़ी में जो माल है उसे उतार लो, कहकर वो गंगा के घर के सामने बने बेंच पर बैठ जाता है। आदित्यराज की ये बात सुनकर गंगा गुस्से से गोविंद को कहती है, गोविंद जी आपको तकलीफ करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें किसी की सामग्री या माल की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर दोबारा से आदित्यराज कहता है, गोविंद मैंने कहा वो आपको सामान उतारने के लिए तो आप उतारो। इस पर दोबारा से गंगा गुस्से से कहती है, गोविंद जी आप अपने हुकुम सा को कह दो कि हमें उनके एहसानों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कमा सकते हैं, अभी हम सक्षम हैं, इसलिए हम उनसे ये सामान नहीं ले सकते हैं। बेचारा गोविंद आदित्यराज और गंगा के बीच में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। तभी आदित्यराज अपनी जगह से उठकर कहता है, गंगा मेरी वजह से जो आश्रम गिराते वक्त जो सामग्री नष्ट हो गई थी या टूट फूट गई थी उन्हीं की मैं भरपाई कर रहा हूँ। इस पर गंगा कुछ बोलने ही वाली होती है कि साहिल अपने हाथ से गंगा का मुंह बंद करके बोलती है, ठीक है हुकुम सा, आपने इतनी मेहनत की है इस सामान को यहाँ तक लाने में तो इसे उतरवा दीजिए। साहिल के मुंह से ये शब्दों को सुनकर गंगा साहिल को गुस्से से ताकती ही रहती है और आदित्यराज गंगा को इसे गुस्से में देखकर उसे बड़ा मजा आता है और आदित्यराज उसे चिढ़ाते हुए वो सामग्री को गंगा के घर पर रखकर चला जाता है। आदिराज को उसे ऐसे चिढ़ाते हुए जाता देख वो सायली पर गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन सायली उसे शांत करके सारी बातों को समझाकर उसे मना लेती है। उधर अब आदित्यराज गंगा के लिए आश्रम बनवाने की योजना तैयार कर रहा होता है। राजस्थान इधर राजासा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था तो इंदौर आने की तैयारी में जुट गए। दूसरे दिन जिस आश्रम को गिराया गया था उसी जगह पर आदित्यराज ने नया आश्रम बनाने के बारे में सोचा, इसलिए उसने अपने सेक्रेटरी गोविंद को आदेश दिया कि आश्रम बनवाने का सारा इंतजाम कर लिया जाए। जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हो उन चीज़ों को मंगाकर अच्छे से अच्छे कारीगर को बुलाया जाए ताकि वो बेहतर ढंग से आश्रम बनवा सके। आश्रम बनवाने के लिए आवश्यक सारी सामग्री आ चुकी थी। साहिल को जब ये बात पता चली कि हुकुम से आश्रम बनवाने की शुरुआत कर रहे हैं तो साहिल खुशी से झूमते हुए गंगा के पास आई और गंगा को उसने आश्रम की सारी जानकारी दी। तो एक बार तो गंगा को विश्वास ही नहीं हुआ कि आदित्यराज गंगा का वापस से आश्रम बनवा रहे हैं, लेकिन जब वो और सायली आश्रम पहुंचे और उन्होंने देखा कि आश्रम बनवाने का कार्य चालू हो चुका है तब उसे बहुत खुशी हुई। जब सायली और गंगा आश्रम से वापस लौट रहे थे तब पीछे से उनको एक रौबदार आवाज़ सुनाई दी, आदित्यराज बंद कर दो ये सब। तब गंगा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जो देखने में हट्टा कट्टा था मगर उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, वह आदमी आदित्यराज के पास आया और आदित्यराज के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देखकर गंगा एकदम से अवाक रह गई। आदित्यराज अपने गाल पर एक हाथ रखकर राजासा की तरफ देखते ही रह गया और धीरे से नम आवाज में बोला, राजासा आप यहाँ? तब राजासा आदित्यराज की तरफ देखकर आग बबूला होते हुए गुस्से से कहने लगे, तुझे हर चीज़ की छूट क्या दे दी? तू तो हमारे सर के ऊपर ही नाचने लग गया। तब आदित्यराज दुखी स्वर में कहता है, राजासा ऐसा हमने क्या किया है जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? तभी राजासा और गुस्से से भड़क जाते और कहते, मूर्ख, तुझे मैंने पहले ही मना किया था ना कि आश्रम की जगह तुम्हारे हमारे पूर्वजों की है, इसलिए हमने उसे गिराया था और तू वापस से इसी जगह पर उस लड़की के लिए आश्रम बनवाने जा रहा है।
आदित्यराज को राजसा की ऐसी बातें अच्छी नहीं लगी और वो राजसा को जवाब देते हुए कहने लगा, मगर राजसा, ये जमीन गंगा की है और मैंने उसको आश्रम गिराने का आदेश दिया था, तो मैं उसे दोबारा से आश्रम बनाकर दूंगा, चाहे आपके हाँ हो या ना हो। तो इस पर राजसा को और गुस्सा आता है और अपने साथ में आए बॉडीगार्ड को आदेश देते हुए और आदित्यराज की आंखों में गुस्से से देखते हुए कहते हैं, यहाँ से सारी सामग्री को हटाओ। इस पर आदित्यराज कहता है, किसी को कोई भी सामग्री या चीज़ों को हाथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तभी रघुवीर राज गुस्से में आदित्यराज के पास जाता है और कहता है, ये ज़मीन मेरी है और मैं इस ज़मीन पर तुझे आश्रम नहीं बनाने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। गंगा ये सब दृश्य चुपचाप दूर से देखे जा रही थी। तब उसने देखा कि मामला ज़्यादा गर्म हो रहा है। तब गंगा दौड़कर आदित्यराज के पास आई और बोली, हुकुम साहब, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, हमें आश्रम की कोई आवश्यकता नहीं और आप हमें आश्रम बनवा कर देने के लिए आपस में लड़ रहे मत। कहकर वो आंखों में आंसू लिए वहां से दौड़कर चली गई। आदित्यराज गंगा को ऐसे देखकर उसे अंदर से बहुत दुख हुआ। फिर वो गुस्से से राजा साहब को देखकर बोला, ठीक है राजा साहब, आपकी ज़मीन है ना, तो रहने दो इसे आपके पास। मैं गंगा के आश्रम के लिए दूसरी ज़मीन खरीद लेता हूँ, लेकिन गंगा के लिए मैं आश्रम तो बनवा कर ही रहूँगा। तो राजा साहब गुस्से में कहते हैं, देख आदित्यराज, एक मामूली से लड़की के लिए मुझसे उलझ रहा है। इस पर आदित्यराज बिना भाव से जवाब देता है, वो कोई मामूली लड़की नहीं है और मामूली लड़के का क्या मतलब, दिल बड़ा होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है, लेकिन उस लड़की के पास है। और रहा सवाल आश्रम का, तो आश्रम सिर्फ गंगा के लिए नहीं, बल्कि 200 बच्चों का भविष्य उस पर निर्भर है। कहकर आदित्यराज आश्रम में पड़ी सारी सामग्री को वहां से हटाने का आदेश देते हुए उन सामग्री को दूसरी जगह पर लेकर चला जाता है और अपने कुछ साथी और मजदूरों के साथ। राजा साहब आदित्यराज को ऐसे अपने एटीट्यूड में ज़्यादा देखते ही रहते हैं। इधर गंगा रोहासी होकर शिव मंदिर चली जाती है और शिव जी के मंदिर के सामने बैठकर रोने लग जाती है और कहती है, हे भोले बाबा, क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ, हम खुश हैं, हमारी लाइफ में हमें और ना कुछ ना चाहिए, कोई धन दौलत, फिर ये हवा हमारे खिलाफ साजिश क्यों रच रही है। तभी गंगा के पीछे से आवाज़ आती है, गंगा। तभी गंगा रोते रोते पीछे मुड़कर उस आदमी से लिपट कर रोती है और कहती है, बताओ ना, क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ। तब बाद में गंगा के आंसू साफ करके उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, गंगा, अभी तक बहुत दुख आपने सहन कर लिया, मगर अब नहीं। और गंगा जैसे ऐसे शब्द सुनती है और ऊपर अपनी गर्दन करके देखती है, तो वो देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो आदित्यराज होता है। उसे देखकर गंगा झट से उसके भाव में से छूटकर जाने की होती है कि तभी आदित्यराज उसे उसके कमर से टाइट पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे बाहों में भर लेता है और गंगा की आंखों में देखकर कहता है, ऐसे ही मेरी बाहों में रहो ना, हमें अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। फिर वह धीरे से गंगा के कान में के पास जाकर कहता है, गंगा, मुझे आपसे प्यार हो गया है, पता नहीं कब और कैसे, लेकिन आपके लिए हम पागल होते जा रहे हैं। गंगा जैसे ये शब्द सुनती है उसकी आंखों में झांकने लग जाती है और अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर आदित्यराज के भाव में से छूटकर भाग जाती है। थोड़ी देर पर जाने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आदित्यराज का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहती है, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, करके वो वहाँ से भागते हुए चली जाती है। लेकिन आदित्यराज इस बात से अनजान रहता है कि उसके ऊपर किसी की नजरें भी है। दूर खड़ा एक आदमी अपने कमरे में आदित्यराज और गंगा की तस्वीरें क्लिक कर लेता है और वो जाकर उन तस्वीरों को राजा साहब को दिखा देता है। तो राजा साहब कुछ सोचते हुए कहते हैं, तो ये बात है, इस चिड़िया ने मेरे बेटे के ऊपर ये जादू कर रखा है, इसलिए वो हमसे बगावत करने पर उतर चुका है। फिर राजा साहब जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, पर कब तक उड़ पाएगी चिड़िया, जब तक इसके पंख है, और पंख कट जाए तो। एक एक कर वो और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गंगा जैसे से आगे दौड़कर जा रही थी उसके दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई देने लगी, जिसमें उसके बाबा राजेंद्र सेन एक हट्टे कट्टे आदमी के हाथ से जूतों से मार खाते हुए दिखाई देते हैं और उसकी माँ चमेली देवी ये देखकर जोर जोर से रोती बिलखती, मत मारे मेरे पति को, उन्हें छोड़ दो, कहकर विलाप करती है। लेकिन वह आदमी चमेली देवी की एक बात न मानकर वो गंगा के पिता को पीटता ही जाता है। उसकी माँ और पिताजी किसी राजा का नाम लेते हुए विनती करती है, जिसकी शुरुआत रघु शब्द से होती है। लेकिन गंगा को उस राजा का पूरा नाम याद नहीं आता है, तो और वो अपने दिमाग पर जोर डालने लग जाती है। लेकिन उसे उस राजा का पूरा नाम याद नहीं आता और वो ऐसे पास्ट के बारे में सोचते सोचते उसके घर तक पहुंच जाती है और घर पहुंचकर गस खाकर गिर जाती है। साहिली गंगा को गस खाकर गिरते हुए देखकर घबरा जाती है और दौड़कर जाकर उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देती है। फिर वो उसके सर पर हाथ रखकर देखती है तो उसे गंगा को बुखार आना महसूस होता है।
फिर वो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती है। तो डॉक्टर आपका चेक करता है और कहता है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें थोड़ा बुखार है और खून की कमी की वजह से ये बेहोश हो गए। ये कहकर वो गंगा को इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ लिखकर देकर थोड़ी देर में होश आएगा कहकर चला जाता है। लेकिन अभी भी सायली को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि पहली बार गंगा ऐसे बेहोश हुई थी। मुझे कुछ सूझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि डॉक्टर को गए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन गंगा को होश नहीं आया था। आश्रम के सारे बच्चों को जब गंगा के ऐसे हालत के बारे में पता चलता है, वो सारे दौड़कर आकर गंगा के बगल में खड़े होकर रोने लग जाते हैं। तब सायली सारे बच्चों को चुप कराकर उन्हें उनके कमरे में भेज देती है और वो आदित्यराज को फ़ोन लगाकर गंगा के हालत के बारे में जानकारी दे देती है। तो थोड़ी देर में आदित्यराज गंगा के घर पर पहुंच जाता है। फिर सायली और आदित्यराज दोनों सायली के पैरों को किसी दवाई से उसके पैरों को रगड़ने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में गंगा को होश आ जाता है। जब उसे होश आ रहा होता है कि तभी आदित्यराज गंगा उसे ना देखे करके वो पर्दे के पीछे छुप जाता है। जैसे ही गंगा को होश आता है, सायली सीधी जगह गंगा को लिपट कर रोने लग जाती है। तब गंगा सायली की आंखों को साफ करके वो अब ठीक है करके सायली को सांत्वना देती है। फिर सायली चिंता भरे स्वर में कहती है, गंगा आखिर आपको हो क्या गया था और आप ऐसे दौड़कर कहाँ से आ रही थी? लेकिन गंगा सायली के सवालों का जवाब नहीं देती है और थोड़ी देर ऐसे ही खामोश चुप्पी साधे रहती है। तो सायली भी उसे दोबारा सवाल करना सही नहीं समझती है और गंगा के हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, गंगा कितनी भी गंभीर स्थिति आ जाए, ये सहेली आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी, तो आप किसी बात की चिंता तो कभी करना ही मत और कोई बात मुझसे छुपाना भी मत। सायली के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गंगा सायली के गले लग जाती है और कहती है, सायली पता नहीं क्या होने वाला है आगे, मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है और अजीब अजीब से ख्याल दिमाग में आ रहे हैं और पता नहीं पास्ट की धुंधली धुंधली तस्वीर मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। पता नहीं क्या मतलब है उन तस्वीरों का, वो मुझे क्या बताना चाह रही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो गलत होने वाला है मेरे साथ। कह के वो सायली को कस के पकड़ लेती है। पर्दे के पीछे छुप कर आदित्यराज गंगा की सारी बातें सुने जा रहा था, लेकिन जैसे ही गंगा ने ऐसी बातें की उसे रहा नहीं गया और पर्दे में से बाहर निकलकर गंगा के सामने आया और उसके पास बैठकर गंगा को सांत्वना देते हुए कहता है, गंगा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। ऐसे अचानक से गंगा आदित्यराज को अपने सामने देखती है और वो आदित्यराज के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। सायली गंगा ज़्यादा हाइपर ना हो इसलिए वो एकदम से गंगा को देखकर कहती है कि आदित्यराज को मैंने ही कॉल करके बुलाया करके। तो गंगा ये शब्द सुनकर थोड़ी शांत हो जाती है। फिर आदित्यराज गंगा को अपने हाथ में लेकर गंगा के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके आंखों में देखकर शांत भाव से कहता है, गंगा अभी तक नाराज हो मुझसे? तो गंगा अपने आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए कहती है, आपसे क्या नाराज होना गुमसा, हमारी तो किस्मत ही खराब है, जिनके कदम कदम पर कांटे बिछे हो वो किसी से क्या नाराज होगी। इस पर आदित्यराज एकदम से गंगा के मुंह पर हाथ रखकर कहता है, प्लीज़ गंगा ऐसे मत बोलो, करके वो गंगा को गले से लगा लेता है। ये देखकर सायली गंगा के लिए खाना बनाने का कहकर वो रसोई में चली जाती है। फिर गंगा और आदित्यराज दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। इधर राजा साहब अपने कुछ साथियों के सामने अपना प्लान बताते हुए कहते हैं, कैसा रहेगा यदि आश्रम के पूरा होने के पहले ही उसे ध्वस्त किया जाए, और कैसे रहेगा गंगा नाम की चिड़िया को कार से कुचल दिया जाए और उसे हादसे का नाम दिया जाए। कह के राजा साहब ढाके मारकर हंसने लगा। साथ ही साथ उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके साथी भी हंसने लगे। क्या होगा आगे? क्या राजा साहब गंगा को मारने वाले प्लान में कामयाब हो जाएगा? क्या गंगा और आदिराज के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी है? क्या हुआ था गंगा के पास्ट में? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 7 देख लीजिए। धन्यवाद।